नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की एग्जाम डेट्स आ गई हैं। 1 महीने का आपके पास समय है। आज 19 फरवरी है और 19 मार्च को आपका एएलपी का सीबीटी 2 और 20 मार्च को आपका आरआरबी जेईई का सीबीटी 2 जो है हो जाएगा। आपके पास 1 महीने से भी कम का समय। तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर अब आपको सक्सेस लेनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? उसके अलावा आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, जितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे टेक्निकल पढ़ना है, कितने घंटे नॉन टेक्निकल पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को भी मैंने और अच्छे से बताया हुआ है। सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। कितना आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, कितने टाइम तक, कितने टाइम आपको रिवीजन को देना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि रिवीजन को हम क्या किन बातों का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा सिलेबस को भी हम देखेंगे कि सिलेबस अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिगिनर हो, अब पढ़ना चाह रहे हो। पहली चीज़ तो अगर आप बिगिनर हो, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप ना ही पढ़ें, टोटल तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहते हो, तो आप अगले 15 दिन के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर किस सब्जेक्ट को कितना-कितना टाइम देके खत्म कर सकते हैं। और जिन लोगों का 60-70% सिलेबस हुआ है, बाकी जो सिलेबस बचा है उसको अगले 15 दिन में कैसे खत्म करना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा वर्किंग जो बिगिनर है बिल्कुल, उनको कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ाई करनी है अगले 15 दिन, उसके ऊपर बात करेंगे। जिनका सिलेबस 60-70% हो गया, उनको क्या करना है, और जो वर्किंग है, उनको कितना टाइम देना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और यकीन मानो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपकी आगे की रणनीति। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात देखें यहाँ पर, तो 3 चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एग्ज़ाम के लास्ट के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, कि एग्ज़ाम जब हमारा बहुत नज़दीक हो, तो 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, टेस्ट सीरीज़ और रिवीज़न। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप बेटर एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करके आओगे। ये 3 चीज़ें आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगी अब से आगे 1 महीने के लिए, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं ली है और टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, तो आज ही स्टार्ट कर दो। अभी जो है सब्सक्रिप्शन चला हुआ है इनका टेक्स्ट बुक का, 615 में आपको जो है यहाँ पर इनका पूरा पास प्रो मिल जाएगा 1 साल का। और पास प्रो का फ़ायदा है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उनको सीबीटी के फॉर्म में दे सकते हो और अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हो, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो कॉम्पिटिशन में, ठीक है? 615 का पास है, कुछ टाइम पहले सेल थी, उसमें जिन बच्चों ने लिया होगा 300-400 का मिल गया होगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन, लेकिन अब 615 का है, आप इसको भी अफोर्ड कर सकते हो। 12% का उसपे और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूएनपी यूज़ करते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके अभी परचेज़ करो, ठीक है? अब बात करते हैं, 3 चीज़ें मैंने बात बताई आपको कि टेस्ट सीरीज़, रिवीजन और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली ना इस 1 महीने के अंदर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक। हाँ, पर उसके लिए आपको सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट 50-60% सिलेबस आपका अभी तक हो जाना चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपके लिए नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये टेबल आपको अच्छे से समझना है। इस टेबल को मैंने काफ़ी सोच समझ के बनाया है कि मैं अगर आपकी जगह पर बैठा हुआ होता तो मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करता, और 12 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। ये 1 महीना सब कुछ भूल जाओ। 1 महीने के अंदर आपके घर में शादियाँ भी होंगी, शादियों का सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल्स भी आएँगे, होली भी आएगी। उन सबको भूल जाओ, सब कुछ भूल-भाल के 1 महीने अपने आप को अच्छे से झोंक दो इसकी तैयारी में। 12 घंटे आपको रोज़ पढ़ने हैं, इससे कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है? बच्चे 15-15 घंटे, 16-16 घंटे भी पढ़ते हैं लास्ट के 1 महीने में। मैं तो सिर्फ़ 12 घंटे की बात कर रहा हूँ, और 12 घंटे पढ़ोगे इनफ है। और ये उनके लिए जो काम नहीं कर रहे हैं, जो वर्किंग पीपल नहीं है, ठीक है? जो वर्किंग वाले हैं उनके लिए मैं आगे बताऊँ, ठीक है? चलो, वर्किंग वाले अपना टाइम इसका मतलब इसके रेशो में अपने आप को कर सकते हैं, कितना टाइम उनको लेना चाहिए। चलो, आपको 12 घंटे में से नॉन टेक्निकल को देने हैं 3 घंटे और टेक्निकल को देने हैं 9 घंटे। ध्यान से इस टेबल को समझ लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? उन 3 घंटे के अंदर आपको पता है नॉन टेक्निकल के सिलेबस में कंप्यूटर है, एनवायरनमेंट है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है? इसके अंदर भी हम ज़्यादा ध्यान जो देंगे 3 चीज़ों पे देंगे, कंप्यूटर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, जनरल साइंस के ऊपर, ठीक है? कंप्यूटर आपको रोज़ 1 घंटे पढ़नी है, 10 मार्क्स की कंप्यूटर होती है, लेकिन आपको 1 घंटे इसको देना है, ठीक है? 1 घंटे के अंदर भी आपको 30 से 35 मिनट उसकी थ्योरी पढ़नी है या रिवीजन करनी है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, उसके नोट्स बना रखे हो तो रिवीजन करनी है, और आपको 20-25 मिनट या आधा घंटा उसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, और ऐसे ही आपको एनवायरनमेंट में करना है। आपको 30-35 मिनट उसकी थ्योरी पढ़नी है, रिवीजन करनी है, जो भी आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, और 20 से 25 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव जितने ज़्यादा लगाओगे उतना फ़ायदा रहेगा। और ऑब्जेक्टिव लगाने का मतलब नहीं ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव लगाया और बस आगे चले गए। आपको उनके आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देखना है कि इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ये है तो क्यों है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना है, कुछ भी नई चीज़ मिलती है तो अपने नोट्स में लिखना है। 2 सब्जेक्ट को आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है? तीसरी आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस है 15 मार्क्स की आपकी, और जनरल अवेयरनेस भी 15 मार्क्स की है। तो जनरल अवेयरनेस के मैं 15 मार्क्स आपको बोलता हूँ कि इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा सिलेबस है, टेक्निकल का भी और नॉन टेक्निकल का भी। और जनरल अवेयरनेस अपने आप में इतना बड़ा है कि वो कभी खत्म नहीं होता। तो आप जनरल अवेयरनेस के अंदर सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ी थी, या ऑलरेडी आपने पढ़ के अपने नोट्स में बना रखी हैं। उनको रिवीजन करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई, आपकी बाउंड्रीज हो गई, इंपॉर्टेंट हिमालयस हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, अगर हम करंट अफेयर की बात करें, उस तरह की चीज़ें पढ़नी है आपको अब, ठीक है?
लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए आप, पूरी ज्योग्राफी पढ़ने बैठ गए, वो चीज़ नहीं करनी है। लेकिन जनरल साइंस के ऊपर आपको पूरा टाइम देना है। जनरल साइंस आपने सीबीटी 1 के लिए भी पढ़ी होगी और रेलवे के हर एग्ज़ाम में जनरल साइंस को काफ़ी अच्छी एक वेटेज दी जाती है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है, उसके नोट्स बने होंगे, उनको पढ़ना है, रिवीज़न करनी है और कुछ टॉपिक्स अगर रहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम देना है। तो आपको रोज़ 30 से 40 मिनट जो है अपने जनरल साइंस को और जनरल अवेयरनेस को, ठीक है? इन 15-15 मार्क्स के हैं, लेकिन मैं इनको टाइम कम दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जितना पढ़ा है वही पढ़ना है, रिवीजन करनी है। जनरल साइंस भी आपने पढ़ रखी है मोस्टली, इसको थोड़ा कम, लेकिन इन दोनों को मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। और अगर आपने इनको भी अगर कवर कर रखा है, खत्म कर रखा है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आपको 1 डेढ़ महीने पहले ही बता चुका हूँ कि आप कहाँ-कहाँ से पढ़ सकते हैं और 1 महीने में आपने, कई लोगों ने खत्म भी कर लिया है सिलेबस। कई बच्चों ने मेरे से पूछा, बोला कि सर हमारा सिलेबस खत्म हो गया और हमारे टेस्ट में मार्क्स भी ठीक आ रहे हैं, ठीक है? तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने टाइम को थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पे बताया है, वो एक अपने अकॉर्डिंग बताया, आप उसमें थोड़ा चेंज अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपको रोज़ 30 मिनट देने हैं रिवीज़न। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन यहाँ पर भी और ठीक है? रिवीजन को 30 मिनट देने हैं, उसके अंदर अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं, जो भी आपने नोट्स बनाया है, जो भी आपने पढ़ा है, रोज़ सुबह के टाइम आपको रिवीजन करनी है। अपने टाइम टेबल को इस तरह से बनाना है कि सुबह के टाइम आप रिवीजन करो और टेस्ट की जो एनालिसिस आप करते हो, उससे भी आपके जो पॉइंट्स निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट आते हैं, उनकी रिवीजन करनी है, ठीक है? उसके अलावा भी आपने कोई कॉपी बनाई हुई है, जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, तो उसको रिवाइज़ करना है। रोज़ आधा घंटा आपको रिवीजन के लिए देना है और ऐसा नहीं जो आपने कल पढ़ा है, उसको ही रिवाइज़ कर रहे हैं। आज अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आज से पहले जितना भी पढ़ा होगा, सब चीज़ों को रिवाइज़ करने का एक शेड्यूल आपको बनाना है कि आज कितना रिवीजन करना है, कल कितना रिवीजन करना है, कि पीछे की सारी चीज़ें धीरे-धीरे कवर होती रहें, ठीक है? ये हो गई आपकी नॉन टेक्निकल की बात। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे आपको नॉन टेक्निकल में चीज़ें करनी है। बात करेंगे टेक्निकल की। टेक्निकल में आपको 9 घंटे देने हैं, ध्यान रखना, 9 घंटे। इतने कम से कम देने ही हैं। उस 9 घंटे के अंदर आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है 5 से 6 घंटे, ठीक है? सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन से सब्जेक्ट आप कितने-कितने दिन पढ़ के उसको अगले 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है? और जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं 70% 80% या जो गेट की तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस को समय दें, अपने ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज़ को समय दें, ठीक है? लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस रहता है या जो भी है, आप 5 से 6 घंटे अपने सब्जेक्ट को दें, ठीक है? जिनका सिलेबस हो रखा है, वो ऑब्जेक्टिव लगाएँ इस टाइम के अंदर और जिनका सिलेबस नहीं हो रखा, वो थ्योरी पढ़ें इसकी, ठीक है? तो सब्जेक्ट को 5 से 6 घंटे देने हैं, रोज़ 1 घंटे आपको रिवीज़न करनी है। रिवीज़न मैंने बताया पीछे का जितना भी पढ़ा हुआ है, वो सब रिवीज़न कर आपका आना चाहिए। एक दिन में सारा नहीं हो रहा तो कुछ पार्ट आज पढ़ लिया, कुछ पार्ट कल रिवाइज़ कर लिया, ठीक है? इस तरह से आपको पूरा रिवीज़न का शेड्यूल बनाना है और मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं रोज़। रोज़ कौन लगाएँगे? डेली भी, अल्टरनेट भी। मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, डेली वो लोग लगाएँगे जिनका 60-70% या उससे ज़्यादा सिलेबस हो रखा है और जिनका बहुत कम सिलेबस हो रखा है, वो 1 दिन छोड़ के 1 टेस्ट लगाएँगे, लेकिन टेस्ट सबको लगाना है, ज़रूरी है। उसकी एनालिसिस करनी है अच्छे से। तो आपको रोज़ 2 घंटे टेस्ट लगाना है, 5 से 6 घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है और 1 घंटे रिवीज़न करनी है, 9 घंटे आपका यहाँ पे टेक्निकल का हो गया, ठीक है? अब उस 5 घंटे 5 से 6 घंटे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, 4 घंटे आपको थ्योरी को देने हैं, जिन बच्चों का सिलेबस बहुत सारा रहता है, उनको, और 1 घंटा उनको ऑब्जेक्टिव को देने हैं, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। और जिनका सिलेबस 60-70% या उससे ज़्यादा हो रखा है, उनको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को देना है और कम से कम थ्योरी और रिवीजन को। समझ आया? आई होप ये पूरा का पूरा टेबल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने इसमें कई सारे कलर्स यूज़ करे ताकि आपको इंटरेक्टिव भी लगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझना ध्यान से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है कि रिवीजन। रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन में सब कुछ आपको कवर करना है, ठीक है? मान लो हमने पिछले हफ्ते जितना भी पढ़ा है, तो ये नहीं कि हम जो आज रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ कल का रिवाइज करेंगे। हमें इस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है कि पिछले 1 हफ्ते का जो हमने पढ़ा है वो सब कवर हो जाए। अब 1 हफ्ते का इतना सारा है कि वो रिवीजन 1 दिन में नहीं हो पा रही है, तो कल भी आप उसकी रिवीजन करो। आधा आज रिवाइज कर लो 3 दिन का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का कल रिवीजन कर लो। फिर परसों की रिवीजन में पूरे हफ्ते का एक साथ रिवाइज कर लो। इस तरह से आपको पीछे का इस तरह से रिवीजन करते चलना है कि पीछे का कुछ छूटे ना। छूटेगा तो फिर वो भूलते चले जाओगे आप, ठीक है? तो सब कुछ कवर करना है। क्या रिवाइज़ करना है? नोट्स जो आपने बनाया, ठीक है? जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज़ करना है। ये नहीं आप पूरी-पूरी बुक पढ़ने बैठ गए टॉपिक। किसी टॉपिक को रिवाइज़ कर रहे हो, उस टॉपिक को पूरा पढ़ने नहीं बैठना, उसको यूट्यूब से उसकी वीडियोज़ देखने नहीं बैठना। आपने जो नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है? आपने टेस्ट दिए होंगे उसके सब्जेक्ट आप देखो वो होता है ना क्या बोलते हैं, मतलब टॉपिक वाइज़ टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज़ टेस्ट होते हैं, आपने वो भी दिए होंगे। अगर नहीं दिए तो उनको भी देना स्टार्ट कर दो, ठीक है? जिन्होंने बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट नहीं करा है। तो आपने टेस्ट की एनालिसिस करके भी नोटबुक बनाई होगी, उस नोटबुक में जो कॉन्सेप्ट है वो आप रिवाइज़ करने हैं आपको। उसके अलावा अगर आपने कोई फ़ॉर्मूला, कॉन्सेप्ट इन सब की कोई भी नोटबुक बना रखी है, तो उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है? जो भी आपके नोट्स हैं, किसी भी तरह के कोई भी नोटबुक आपने बनाई है, तो उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, रिवीज़न। समझ आया? इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा और एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, जिसके अंदर आपको और अच्छे से समझा पाऊँ कि आपको कैसे चीज़ों को रिवाइज़ करना है, पीछे का कुछ भी छूटे ना। दूसरी चीज़ आती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाएँ? ऑब्जेक्टिव जो भी आपके पास बुक है, मैं किसी पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं बोलूँगा, जो भी आपने बुक अभी तक ले ली है, उस बुक से आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो। चाहे वो यूथ पब्लिकेशन है, चाहे वो किरण पब्लिकेशन है, चाहे वो कोई और बुक है, पिनाकल है या कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है? जे बी गुप्ता है या और जो भी बहुत सारी बुक आती है, एम एल खन्ना जो भी है।
किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो एई के हो, चाहे जेई के हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे स्टेट जेई हो, चाहे एई हो, चाहे आईईएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, आप उन सबको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और पहले रेलवे के आप जो, और अगर नॉन टेक्निकल की बात करूं, नॉन टेक्निकल में कंप्यूटर, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस, इनके अंदर जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करना है, और अगर वो हो जाते हैं फिर एसएससी के क्वेश्चन करना है। और टेक्निकल में कोई भी बुक जो आपने टेक्निकल की बुक ले रखी है वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सिलेबस है, ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, आपकी जो भी ब्रांच है आप उसके हिसाब से अपना सिलेबस एक बार देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मोटा मोटा देखोगे ना, तो यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट ही हैं, उन्हीं को यहाँ पे जो है इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, शुरू के जो 4 सब्जेक्ट है ना, इनको हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, किस कैटेगरी के अंदर? बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बाकी देखें, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन, ये एक ही सब्जेक्ट है जिसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, ठीक है। डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन। इलेक्ट्रिकल के लिए बता रहा हूँ, आप अपना मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इस तरह से देख सकते हैं, और उस हिसाब से देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम उसको देना चाहिए। ये अगले 15 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 15 दिन, एक तो वो बच्चे जो बिल्कुल बिगिनर है, कुछ नहीं पढ़ा है और कभी पढ़ा भी नहीं था टेक्निकल, उन बच्चों को तो मैं बोलूंगा कि आप ना ही पढ़ो सीबीटी 2 के लिए, और आप नॉन टेक्निकल की और अच्छे से तैयारी करें ताकि एनटीपीसी अच्छा हो सके। लेकिन फिर भी जो बच्चे जिन्होंने कभी पढ़ा हुआ है टेक्निकल और उनका मन है, उनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं और उनका अब आजकल में रिजल्ट आ जाएगा, और उनको रिजल्ट आने के बाद उनको लगता है कि करनी चाहिए तैयारी, तो 15 दिन के अंदर कैसे चीज़ों को कवर कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, किस सब्जेक्ट को कितने कितने दिन देने, ठीक है। और जिन बच्चों का 60-70% सिलेबस हो गया है, बाकी बचा हुआ कंप्लीट करना है, तो वो भी कैसे कर सकते हैं, कितना कितना समय दे सकते हैं वो सब्जेक्ट्स को, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा सब्जेक्ट होता है पावर सिस्टम का, ठीक है। तो ये पावर सिस्टम के अंदर आ गया, पावर सिस्टम के अंदर इसी तरह मेजरमेंट है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसको अगर हम 15 दिन के हिसाब से लेके चले, तो आपको 6 दिन सिर्फ और सिर्फ इसको देने हैं, बेसिक्स को, ठीक है। 6 डेज आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देने हैं, क्योंकि 100 नंबर का अगर पेपर है, तो ये मान के चलो कम से कम आपके 30 से 40 क्वेश्चन जो है इनसे बनने वाले। बेसिक्स ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स के अंदर आपके वो आ गए, जैसे कि आप करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वो बेसिक्स में आ गया। फिर सर्किट लॉ आ जाते हैं आपके, किरचॉफ सर्किट लॉ, केसीएल, केवीएल, ठीक है। करंट लॉ और वोल्टेज लॉ जो हम लगाते हैं, मैग्नेटिक सर्किट्स आ जाते हैं, एसी फंडामेंटल्स आ जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स है इलेक्ट्रिकल की, और इन्हीं से आपके 40 के आसपास, 35 से 40 क्वेश्चन होंगे, चाहे आप देख लेना, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप टिक मारोगे देखते ही क्वेश्चन को। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो आपका होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर भी आप मतलब आपको इंडक्टेंस निकालना, कैपेसिटेंस निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, 1 वॉट मीटर मेथड, 2 वॉट मीटर मेथड, इस तरह की चीजें हैं। और डायरेक्ट इसके अंदर बहुत सारे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं जिनसे ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 6 दिन देने हैं, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ 1 दिन देना है, ठीक है। अब आपको एक दिन में कैसे कंप्लीट करना है, जो बिगिनर लोग हैं वो कैसे करेंगे वो भी बताता हूं अभी, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल मशीन 3 चीजें पढ़नी होती है मेन, डीसी मशीन, डायरेक्ट करंट मशीन, सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन। तो इसके लिए आप लेके चलो कि इसके अंदर मैं बताऊं, अगर मैंने कितना टाइम दिया है यहाँ पे 4 दिन, आपको यहाँ पे 4 डेज लेके चलो, 4 डेज, ठीक है। इसी तरह से आप पावर सिस्टम में 3 चीजें पढ़नी है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपको लेके चलने हैं कितने दिन? 2 दिन लेके चलने हैं आपको, 2 डेज। और इसी के अंदर 1 डेज लेके चलना है आपको, इसके अंदर भी 1 डेज लेके चलना है, ठीक है। तो 1 1 2 4 4 8 1 9 और 6 15, 15 दिन के अंदर आप इन सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लोग बिल्कुल अभी स्टार्ट करने, कुछ नहीं पढ़ा, वो कैसे कवर करेंगे। उनको कुछ नहीं करना है, उनको मान लो, हेलो हेलो, एक कॉल आ गई थी तो उस वजह से प्रॉब्लम हुई। तो आई होप चीज़ें ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको। चलो, तो देखो अब 15 दिन के अंदर क्या करना है, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे यहाँ पर। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इनको 6 दिन दिए हैं, तो आपको मान लो बेसिक्स कवर करना है, तो आप यूट्यूब के ऊपर लिखो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 2 घंटे की, 3 घंटे की, जो भी वीडियो आएगी उसको जल्दी से देखो और उसके नोट्स बना लो जल्दी, ठीक है। मान लो आप ये कर रहे हो इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी मशीन का टॉपिक उठाओ, 3 से 4 घंटे में कोई ना कोई आपको अच्छी वीडियो मिल जाएगी, उससे वहां से पूरी वीडियो देख डालो। इसी तरह से सिंक्रोनस मशीन की देख डालो, जो लोग बिगिनर है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और वो करना चाहते हैं, लेकिन जिनका 60-70% सिलेबस हो चुका है, वो उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस उनका बच्चा है 40% 30%, उसके अकॉर्डिंग उतना उतना टाइम दे सकते हैं इनको, इनको कवर कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको टेस्ट सीरीज देते हुए चलना है, ऑब्जेक्टिव लगाते हुए चलना है, रिवीजन करते हुए चलना है, इनके बिना आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप अगले 15 दिन के लिए, और 15 दिन अगर हम आज से लगाते हैं, मान लो कल से भी आप स्टार्ट करते हो, तो 3 या 4 मार्च तक आपका, 5 मार्च तक मान लो, 10 और नहीं 6-7 मार्च तक चला जाएगा, 6-7 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, हर तरह से। क्योंकि उसके बाद जो आपके पास 10-12 दिन 13 दिन बचेंगे, उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आपको नया पढ़ना है अगले 10 दिन के अंदर पढ़ो, बस 10-12 दिन के अंदर, ठीक है। बाकी के जो 10-12 दिन बचेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल अपने आप को झोंक देना इन चीजों के लिए,
ठीक है। टेस्ट की एनालिसिस अच्छे से करनी है। आई होप ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने आपको बता दिया है बिगिनर को कितना टाइम देना है। 60-70% जिनका सिलेबस कवर हो गया उनको क्या करना है, ठीक है। उनके लिए भी यही 12 घंटे का आपका शेड्यूल है। 12 घंटे आपको इनको भी पढ़ना है, इनको भी पढ़ना है, ठीक है। इनको कैसे कवर करना है सिलेबस, इनको अगले 15 दिन के लिए मैंने बता दिया, और इनको भी मैंने बता दिया कि ये अगले 15 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, जो चीज़ें उनकी रहती हैं, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा कम टाइम भी देंगे तो 40 जो उनका सिलेबस 30-40% है वो कवर हो जाएगा। उनको ऑब्जेक्टिव और टेस्ट और रिविजन अच्छे से करते हुए चलना है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना थ्योरी कंप्लीट करने पर ध्यान दें, ठीक है। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको मैं बोलूंगा, बिगिनर लोगों को, कि आप CBT 2 की तैयारी ना करें। बाकी फिर भी आपका मन है तो आपको मैंने बता दिया कैसे कर सकते हैं। अब आती है तीसरी कैटेगरी, जो वर्किंग है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं, वो कैसे करें। तो आपको अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग कम कर लेना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको 6 घंटे दे के चलने हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको 6 घंटे दे के चलने हैं। 6 घंटे आप दोगे। अब मान लो 12 घंटे का मैंने टाइम टेबल बताया, तो अगर आप 6 घंटे दे रहे हो तो आप उसका आधा आधा कर लो। 3 घंटे हम नॉन टेक्निकल को दे रहे थे, आप 1.5 घंटा नॉन टेक्निकल को दो। 9 घंटे हम टेक्निकल को दे रहे थे, आप 4.5 घंटे टेक्निकल। इस तरह से आपको पढ़ अपना टाइम जितना पढ़ पा रहे हो उतना कम कर दे, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। जो 60-70% सिलेबस कवर कर चुके हैं, आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं उनको 10-15 दिन के अंदर निपटाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओ, टेस्ट का एनालिसिस करो, रिवीजन करो, ठीक है। और बिगिनर के लिए मैंने बता दिया कि जो भी जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, अपना एक एक टॉपिक उठाओ। मान लो एसी फंडामेंटल उठाया, उसके 3-4 घंटे की कोई अच्छी वीडियो मिल जाएगी, उसको देख डालो, नोट्स बना डालो। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसके बाद जितना भी पढ़ा है, जो छूट गया, जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। आई होप ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी। काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में, काफ़ी सोच सोच के पॉइंट्स लिखे हैं कि मैं आपकी जगह अगर होता तो मैं कैसे करता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। जो बातें मैंने बताई हैं उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे, और जिन लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया ना, देखना कि आपको बिल्कुल आपका जो है फ़ायदा होगा इस चीज़, आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। और जिन लोगों का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। और जो भी आपको चाहते हो कि जिस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। मैं आपकी तरह से हेल्प करूँगा। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। बाकी आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय रवि सर। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज करो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम पे अनलर्निंग पाठशाला। और कई लोगों का ये डाउट है कि सर जो सिलेबस है वो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। 90% से ज़्यादा चांस है इस हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बाय चांस नहीं आया तो 28 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना हो। और ये सब पूछना भूल छोड़ दो कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं CBT 1 क्लियर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ छोड़ दो। रिजल्ट आ जाएगा 2-3 दिन में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चैनल जो जरूर ज्वाइन कर लेना। सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। कंप्यूटर के लिए मैंने सारा स्टडी मटेरियल आपको दे रखा है। मैंने वो थ्योरी बुक्स भी दे रखी है, मैंने प्रैक्टिस वर्क बुक भी दे रखी है वहाँ पर, तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कौन से चैनल से आपको अगर एनवायरनमेंट और कंप्यूटर में कुछ नहीं पढ़ा है तो कहाँ से पढ़ना है, अभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो। एनवायरनमेंट भी कंप्यूटर भी प्लेलिस्ट की मैंने वीडियो डाली हुई है। RRB JEE CBT 2 स्ट्रेटजी पार्ट 2 देख लेना। वहाँ पे मैंने कुछ चैनल्स बताए हुए हैं जो आपको कम समय में एनवायरनमेंट भी खत्म करा देंगे और कंप्यूटर भी खत्म करा देंगे, टू द पॉइंट कराएंगे, जहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।